the first thing you say. Some like I've made some mistakes in the past. Something that it cannot change. हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। आज के टॉपिक में हम एक्सरे की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। हमने एक्सरेज के बारे में पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है ये भी पढ़ लिया। एक्सरेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है ये आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अगर ये आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, ये रेडियोलॉजी की फ्री क्लासेज है जो डेली होती है। अगर आप ये क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पर जाकर आप फ्री में से डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आगे की क्लास स्क्रीन पर होगी। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। आज के टॉपिक में हम एक्सरेज की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में स्टडी करेंगे। ये इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिन्हें भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहला लिखा हुआ है इसमें एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक भाग होती है। मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताया था, और जैसे आपको डायग्राम में दिया है इसमें भी आप देख सकते हो कि एक्सरेज मान लो इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो इसके अंदर एक होगा विद्युत सदिश जिसको ई सदिश से दिया गया है, और दूसरा होगा चुंबकीय सदिश जिसे हम यहाँ पे बी सदिश से डायरेक्ट जो इंडिकेट कर रहे हैं। ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। इसमें ई सदिश होता है और बी सदिश होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। और ये तरंग संचरण की दिशा के भी 90 डिग्री के ऊपर क्या होते हैं, ये होते हैं। एक्सरेज होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है, या इसे अगर आप नैनोमीटर में देखो 0.01 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में ये होती है। कैसे? देखिए, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। देखिए, एक्सरेज जैसे 0.01 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है, तो सॉरी 10 नैनोमीटर की। तो अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना चाहते हो तो 0.01 तो ऐसे के साथ, नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻9 हो गया। इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, 0.01 गुणा 10⁻9 को 10 से ऊपर गुणा कर दो, 10 से नीचे गुणा कर दो, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 0.01 से कर तो हो गया 0.1, और 10⁻10 ऊपर जाएगा तो 10⁻1 हो जाएगा। 10⁻9 है ही है, और 10⁻1 ये 0.1 हो गया। 0.9 और 0.1 जो -1 है, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 10⁻10 मीटर। और 10⁻10 मीटर को आपको पता है क्या कहते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.1 इसका एंगस्ट्रॉम इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 10 नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है तो आप इसको क्या कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 100 नैनोमीटर को कर दो आप एंगस्ट्रॉम कर दोगे। ये इसमें इस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं। तो एक्सरेज की वेवलेंथ क्या हो जाएगी, 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर, या 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच के अंदर इसकी वेवलेंथ इसकी होती है। इसके अलावा ये आगे दिया हुआ है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये निर्वात में गमन कर सकती है, तो एक्सरेज भी निर्वात में गमन कर पाएगी। इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे कि सन से, ये सूरज है, इससे एक्सरेज या जो चलो लाइट वेव है वो अर्थ पे आती है। तो कैसे आती है, जो हमारा एनवायरमेंट है वो तो कुछ 100 किलोमीटर है, लगभग 100 सवा 100 किलोमीटर इतना होता है, और उसके बीच में जितना भी एरिया सारा ये क्या है, ये वैक्यूम है। तो यहाँ से लाइट वेव है, ट्रेवल करके वैक्यूम को पार करके फिर एनवायरनमेंट को पार करके हमारे तक आती है। इसका मतलब लाइट वेव है वो वैक्यूम को पार कर सकती है, एनवायरनमेंट मीडियम के अंदर भी पार करती है। तो इसके संचरण के लिए क्या होती है, इसके मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी गमन कर सकती है। और एक्सरेज चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भाग है, इसलिए एक्सरेज भी निर्वात में गमन कर सकती है। और ये हमने पढ़ा भी था सोर्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन में, कि जो एक्सरेज है, जो कॉस्मिक रेडिएशन का जो मुख्य जो मतलब जो अर्थ पे आ रहा है, उसमें एक्सरेज भी गामा रेज भी हमारे यहाँ तक अर्थ तक पहुंच जाती है। तो इसके अलावा इसके दृश्य प्रकाश की तरह इन किरणों में विद्युत तथा चुंबकीय सदिश एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री पर होता है। इस डायग्राम के अंदर भी हमने ये देखा है, तरंग संचरण की लंबवत दिशा में ये संचरण करती है। एक्सरेज के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात निर्वात में गमन कर सकती है। जैसे सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो दृश्य प्रकाश को निर्वात से होकर पृथ्वी तक पहुंचता है, ये हमने देख लिया। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भाग होने के कारण प्रकाश की गति से बराबर ये ट्रेवल कर सकती है। इसकी स्पीड क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर होती है। मैंने बताया था आपको प्रकाश की गति क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर
प्रति सेकंड या 3 × 10⁻⁸ और अगर आप और भी इसको प्रीसियसली लिखना चाहते हो तो 2.998 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड होती है। ये लाइट स्पीड का डाटा है। निर्वात में प्रकाश इस स्पीड से गमन करता है। ठीक है। इसके अलावा ये दृश्य प्रकाश की तरह से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन तथा विक्षेपण गुणधर्म नहीं दर्शाती। दृश्य प्रकाश ये गुणधर्म दर्शाता है, लेंस की सतह से रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्शन दर्शाता है तथा विक्षेपण या डिफ्लेक्शन भी दर्शाता है, जो कि एक्सरेज नहीं दर्शाती है। ये सॉलिड, लिक्विड तथा गैस को भेदने की क्षमता रखती है। इनमें क्या होता है, पेनिट्रेटिंग पावर होती है। ये क्या कर सकती है, टिश्यू को पेनिट्रेट कर सकती है, मीडियम को पेनिट्रेट कर सकती है। जो किस पर डिपेंड करती है, एक्सरे बीम की क्वालिटी, उसमें कितनी पावर है, किलोवोल्ट कितना दिया गया है, उसकी इंटेंसिटी पर, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं, और उसकी वेवलेंथ पर निर्भर करती है। ज्यादा वेवलेंथ होगी तो पेनिट्रेशन पावर कम होगी, कम वेवलेंथ होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी एनर्जी ज्यादा होने के कारण वो पेनिट्रेटिंग पावर की ज्यादा होगी। ये पदार्थों से क्रिया करके उनका आयनन कर देती है। मान लो कोई मीडियम है, मीडियम के अंदर कोई एटम है, जैसे ये इसका नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो एक्सरेज इस पर गिरेगी तो ये इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे देगी कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर बाहर निकल जाएगा। इसके चारों तरफ ये इस तरह से ये एक आयन पेयर उत्पन्न कर देगी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये एटम क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसे आयन पेयर बनते हैं। आयनिक क्रिया दर्शाती है। इसीलिए हम इसे आयनाइजिंग रेडिएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था तीन ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक्स रेज, गामा रेज और कुछ मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेज, जो आयनन की क्रिया उत्पन्न कर सकते हैं टिश्यूज में, इसलिए इन्हें आयनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। ये दृश्य प्रकाश की तरह व्यतिकरण, विवर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन दर्शाती है, अपवर्तन नहीं दर्शाती है। ये व्यतिकरण, इंटरफेरेंस और विवर्तन, डिफ्रैक्शन दर्शाती है। कुछ पदार्थों से जैसे कैल्शियम टंगस्टन से क्रिया करके ये प्रतिदीप्ति फ्लोरोसेंस उत्पन्न कर सकती है। ये आप इसको जानते हो। रेडियोग्राफी के अंदर जो एक्सरे कैसेट में फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी होती है, उसपे जो फॉस्फर लगा होता है, वो फॉस्फर क्या होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। एक्सरे जो उन पर गिरती है तो क्या करती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, लाइट उत्पन्न करती है। और आपको पता है कैल्शियम टंगस्टेट सबसे पहला फॉस्फर है जो एक्सरे की इंटेंसिफाई स्क्रीन में काम में लिया गया था। एक्सरे माध्यम से जुड़ते जो गुजरते समय क्षीणन, एटेन्यूएशन, एब्जॉर्प्शन तथा स्कैटरिंग दर्शाती है। यानी मीडियम से गुजरती है तो इसका क्या होता है, इसकी जो नंबर ऑफ एक्सरे उसमें कमी आती है, जो एब्जॉर्प्शन या स्कैटरिंग के कारण किसी भी कारण से हो सकती है। तो ये इसका एक मीडियम के अंदर एटेन्यूएशन इसका होता है। पदार्थों में उसको उत्पन्न करती है, उसमें उत्पन्न करती है क्योंकि एक्सरेज, मैंने आपको कल इरेडिएशन में बताया था। इरेडिएशन मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर कोई उसको इंटरसेप्ट करता है, उसके बीच के अंदर अगर मान लो रेडिएशन के बीच में कोई आएगा तो वो उस पर क्या करता है, रेडिएशन को कुछ मात्रा में पूरा उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। यानी ये उसके अंदर क्या करती है, एब्जॉर्प्शन भी करती है, और एब्जॉर्ब होने के कारण ये उसको अपनी एनर्जी उसको देगा, तो उसकी में अंदर हीट भी उत्पन्न होगी, उसका टेम्परेचर भी कुछ मात्रा में बढ़ जाता है उसका। कुछ पदार्थों से क्रिया करके उनका रंग परिवर्तित कर देती है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज भी दर्शाती है। कैसे, ये कुछ केमिकल पर गिरकर उनको कलर चेंज कर देती है। जैसे मिथाइलिन ब्लू है, मिथाइलिन ब्लू पे जैसे ये गिरती है तो उसके कलर को उड़ा देती है, उसे ब्लीच कर देती है उसे। ये जर्मीसाइडल तथा बैक्टीरियासाइडल भी होती है। ये जर्म्स तथा बैक्टीरिया को नष्ट करती है। कैसे करती है, उनके जो सेल, जो साइटोप्लाज्म है, जो उसका कोशिका द्रव्य है, उसके अंदर आयनन की क्रिया से इलेक्ट्रॉन और फ्री रेडिकल्स उत्पन्न करती है, जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनको डैमेज कर देते हैं और सेल फंक्शन को इनहिबिट कर देती है, उसे रोक देती है, जिससे एक सेल की डेथ भी हो सकती है। इसलिए उसे ये जर्मिसाइडल और बैक्टीरियासाइडल है। फोटोग्राफिक फिल्म पर इमेज बनाती है। ये हमारी रेडियोग्राफी का बेस है कि फोटोग्राफिक फिल्म है, जिसमें जो जो फोटो सेंसिटिव सिल्वर हैलाइड होता है, वो जो फोटोन से सेंसिटिव होता है, वो इससे ब्रेक डाउन हो जाता है उससे। तो ये क्या करते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म पर इमेज बनाती है, जिसे हम रेडियोग्राफ उत्पन्न करते हैं। एक्सरेज पॉली एनर्जेटिक तथा हेट्रो एनर्जेटिक होती है। मतलब एक्सरेज क्या होती है, पॉली एनर्जेटिक मतलब मान लो कि जैसे ये कोई टारगेट है और ये फिलामेंट है। इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बीम जो स्ट्रीम है वो इस टारगेट पे गिरती है और यहाँ पे एक्सरेज उत्पन्न होती है। आपने मान लो 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तो आपने अप्लाई किया है, तो एक्सरेज निकलेंगे, वो सभी एक्सरेज 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की नहीं होती है। उसमें कुछ एक्सरेज 50 की होगी, 49 की भी होंगी, 48, 40 केवी या 30 केवी, हर एनर्जी की एक्सरेज उसके अंदर होंगी, जो 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा नहीं होंगी।
यानी ये पॉली एनर्जेटिक है, यानी एक्सरे बीम के अंदर एक से ज्यादा एनर्जी की एक्सरे फोटोन उपस्थित होते हैं। और हेट्रोजेनस भी है, मतलब हर जगह इनकी इंटेंसिटी एक समान नहीं होती, कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा होती है, कहीं पे इंटेंसिटी कम होती है। तो ये पॉली एनर्जेटिक तथा हेट्रो एनर्जेटिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ये केमिकल और बायोलॉजिकल डैमेज उत्पन्न कर सकते हैं, किसमें, लिविंग टिश्यू, कोई भी लिविंग टिश्यू है, मैंने भी आपको बताया कि लिविंग टिश्यू में डालोगे तो लिविंग टिश्यू के अंदर जो एटम्स वगैरह होते हैं उनके अंदर ये क्या करते हैं, आयनन की क्रिया से जो आयंस बनाते हैं और फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो सेल फंक्शन को रोक देते हैं, सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये केमिकल और बायोलॉजिकल डैमेज उत्पन्न कर सकते हैं, डीएनए में म्यूटेशन उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये चीजें, ये एक्सरेज की ये एक मुख्य प्रॉपर्टी है। इसके अलावा मैंने आपको अभी हार्ड एक्सरेज और एक्सरेज के बारे में बताया। मैंने एक्सरेज अभी बताया पॉली एनर्जेटिक होती है, यानी एक्सरेज कम एनर्जी और ज्यादा एनर्जी की कैसे भी ये हो सकती है। तो हम ये भी देख लेते हैं। देखिए, टाइप ऑफ एक्सरे, एक्सरे एक्सरेज को दो भागों में बांटा गया, सॉफ्ट एक्सरेज और हार्ड एक्सरे। अगर एक्सरे की एनर्जी 5 से 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो वो क्या कहलाएगी, इससे ज्यादा है, सॉरी, एनर्जी क्या है, ग्रेटर देन ऑफ 5 टू 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो क्या कहलाएगी, हार्ड एक्सरे। और अगर एनर्जी लेस देन 5 टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वो क्या कहलाएगी, सॉफ्ट एक्सरे। हार्ड एक्सरेज की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, क्यों, एनर्जी ज्यादा है। इसकी वेवलेंथ देखो तो वेवलेंथ जो हार्ड एक्सरे है उसकी वेवलेंथ कम होगी, और सॉफ्ट एक्सरे की वेवलेंथ क्या होगी रे, ज्यादा होगी। यानी 0.1 से 0.2 नैनोमीटर से ज्यादा जो वेवलेंथ की एक्सरे है वो क्या होगी, वो जो सॉफ्ट एक्सरे होंगी, सॉरी सॉफ्ट एक्सरे होंगी। तो ये एनर्जी तो क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी, और इसकी वेवलेंथ क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू, सॉरी, V इज इक्वल टू, अगर हम लाइट स्पीड को c से दे, न्यू को फ्रीक्वेंसी से दे और लेमडा वेवलेंथ से दे, c कांस्टेंट हो गया तो न्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा के, और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है h न्यू से एनर्जी के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इसके। तो एनर्जी वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो एनर्जी ज्यादा है इसकी, हार्ड एक्सरेज की, तो वेवलेंथ क्या ज्यादा किसकी होगी, सॉफ्ट एक्सरेज की होगी। और फ्रीक्वेंसी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, जो इसके, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब वी भी क्या होगा इसके, जो हार्ड एक्सेस का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। पेनिट्रेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी की, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी एक्सरे फोटोन में उतनी ज्यादा उसकी पेनिट्रेशन पावर होगी। यानी हार्ड एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, सॉफ्ट एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर कम होगी। एक डायग्राम दिया गया, इस डायग्राम के अंदर आप इन चीजों को आप ध्यान से देख सकते हो। जैसे वेवलेंथ देखें, ये हार्ड एक्सरेज की, ये है 10 पिकोमीटर से 100 फेम्टोमीटर तक, सॉरी गामा रेज की है। ये हार्ड एक्सरेज है 100 पिकोमीटर से 10 पिकोमीटर तक। सॉफ्ट एक्सरेज देखें तो ये 10 नैनोमीटर से और जो 1 नैनोमीटर तक, ये क्या होगी, सॉफ्ट एक्सरेज होगी। तो अगर आप देखो, सॉफ्ट एक्सरेज है ये तो टिश्यू के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है लगभग ये चीजें, ये इनके अंदर। हार्ड एक्सरेज का जो इनिशियल है मान लो 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, इसका उपयोग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में की जाती है। मतलब जो क्रिस्टल के अंदर एटम्स है उनकी पोजीशन, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर का निर्धारण एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा किया जाता है कि क्रिस्टल किस किस एटम से बना हुआ है, कौन से उसके अंदर मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल में एटम की लोकेशन क्या है, कौन से एटम से ये क्रिस्टल बना हुआ है। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन की संरचना की स्टडी करनी है तो हम क्या करते हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा इसकी करते हैं। इसके अंदर एक डिफ्रेक्शन पैटर्न बनता है जब कम एनर्जी की एक्सरेज को टिश्यू में डाला जाता है, क्योंकि 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की जो एक्सरेज है उस एक्सरेज की वेवलेंथ एटम की साइज के बराबर होती है, जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर के अंदर बताया था। तो यानी उन दोनों की वेवलेंथ बराबर है, तो वो वेवलेंथ को अगर हम क्रिस्टल पर डालेंगे तो उससे एक डिफ्रेक्शन पैटर्न बनेगा, जिससे क्या करते हैं उनको अलग अलग एंगल पर डिफ्रेक्शन पैटर्न लेके उससे क्रिस्टल की जो एटम की लोकेशन का डिसाइड किया जा सकता है। 10 से 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी की एक्सरेज है, उसका उपयोग हम किस काम में लेते हैं, उसका उपयोग हम मेमोग्राफी के अंदर काम में लिया जाता है। जिसमें मैंने बताया था 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग एनर्जी मेमोग्राफी के अंदर काम में ली जाती है, और जो कि कम एनर्जी की एक्सरेज होती है। 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की एक्सरे सिटी स्कैन में काम में ली जाती है, जिसमें पेनिट्रेशन पावर ज्यादा चाहिए होती है, उसमें 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी काम में ली जाती है। और रेडियो जो एयरपोर्ट सर्विलांस सिस्टम है,
एयरपोर्ट के अंदर जैसे लगेज वगैरह को चेक करना, उनमें क्या क्या सामान जा रहा है, कोई हार्मफुल चीज तो नहीं जा रही है या कोई वेपन्स वगैरह तो नहीं जा रहा, तो उसका इमेज लेने के लिए लगेज वगैरह के लिए ये जो एक्सेस काम में जाती है वो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा एनर्जी की होती है। और इसके ऊपर देखो गामा एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये रेडियोथेरेपी में काम में जाती है। ये एक्सरेज के पार्ट है जो बहुत ज्यादा एनर्जी एनर्जी इसके अंदर होती है, जिसे हम गामा रेज कहते हैं, इसके अंदर ये काम में लिया जाता है। तो ये आज का चैप्टर कंप्लीट है। और कल के चैप्टर में हम एमसीक्यूज जो इससे रिलेटेड है, देखिए हमने अभी तक क्लास के अंदर एक्सरेज के बारे में पढ़ लिया, हमने डिस्कवरी के बारे में पढ़ लिया, एक्सरे डिस्कवरी कैसे हुई, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ लिया, और हमने एक्सरे की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया। कल हम इन सब के एमसीक्यूज की स्टडी करेंगे, जो कि मेरा एक ऐप है पैरामेड ट्यूटर, उस पैरामेड ट्यूटर ऐप के ऊपर जो ये सारे एमसीक्यूज हैं जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका टेलीग्राम लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये फ्री क्लासेस है जिन्हें कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ये बेसिक रेडियोग्राफी क्लासेस है जिसमें आपको एक्सरेज के बेसिक के बारे में बताया जाता है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और उसके साथ साथ एकेडमिक दृष्टि से देखें तो भी ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्हें कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जिसका टेलीग्राम चैनल चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज की क्लास कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।